हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मज़े में हैं? ठीक ठाक है ना? ठीक है। और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना? चलिए आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? विद्युत चालक, कुचालक, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आवेश के में लगने वाला बल बताने वाला था। आज थोड़ी सी टॉपिक कुछ बच गई है, थोड़ी जानकारियाँ हैं, देखते हैं उसको भी थोड़ा सा। एक है भू संपर्कण, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, चालकों के आवेशन की विधियां, कूलाम का नियम। बच्चों हम बिल्कुल एकदम सीरियलिटी वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम क्रम से पढ़ा रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम डेली क्लास लेंगे, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, आगे जाके हम स्पीड बढ़ाएंगे। 2 से 2 वीडियो, 3 वीडियो, 2 वीडियो ऐसा डालेंगे जिससे कि आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए और टाइम से पहले भी हो जाए। तो हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे हैं, कॉपी पेन लेके नहीं आए हैं तो आप जाइए, कॉपी पेन लेके आइए और बैठिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको नोट भी करना रहता है। ये आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन लोग क्या होता है। भू संपर्कण, भू संपर्कों को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का नाम आप सबने सुना है कि अर्थिंग होता क्या है? अर्थिंग का नाम सुना है ना? कौन वाला अर्थिंग? जो घर में इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने सुना है घर में जो विद्युत दर्शी विद्युत, उसमें 2 फेस होता है ना, एक फेस, एक को हम लोग फेस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, ठीक है? लेकिन वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। एक होता है तुम्हारा फेस, एक न्यूट्रल, और एक होता है तुम्हारा अर्थिंग। उसमें 3 वायर होते हैं। जब बड़े बड़े घरों में कनेक्शन किया जाता है तो उसमें 3 वायर का कनेक्शन होता है, आप लोग भी देखे होंगे। वो क्या होता है? वो तीसरा वायर जो तीसरा वायर है वो है तुम्हारा भू संपर्कण। भू संपर्कण नाम से स्पष्ट है पृथ्वी के साथ संपर्क बनाना, पृथ्वी के साथ संपर्क बनाना। यह माना जाता है दोस्तों कि पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव है वो क्या होता है? शून्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा विशाल चालक है, जिससे हम जितना चाहे उतना आवेश वहां से हम ले भी सकते हैं और जितना चाहे उतना आवेश वहां उसको हम दे भी सकते हैं। बात समझ में आ गई? जितना चाहे जितना आवेश हम पृथ्वी से ले सकते हैं और जितना चाहे उतना आवेश पृथ्वी को दे सकते हैं। इसलिए उसके विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उससे हम जितना भी आवेश ले लें या दे दें। तो इस अर्थिंग का मेन मतलब इसलिए है क्योंकि देखा जाता है कि अर्थिंग, जैसे कि हमारा शरीर एक चालक है, ये तो पता है ना, चालक, हमारा शरीर एक चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड है, पानी है, ये सारा, तो हमारा शरीर एक चालक है। चालक मतलब इसमें धारा प्रवाहित आराम से हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे विद्युत प्रेस हो गया, या जहाँ पे इलेक्ट्रिक हाउस होता है वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, धातु के पदार्थ रखे रहते हैं। तो ये चीज़ें, अगर कोई दुर्घटना होनी है तो आवेशित, जैसे कि मान लीजिए विद्युत प्रेस है, उसमें 2 वायर है, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो फेस और न्यूट्रल दोनों को अपन लोग तो लेके यूज करते हैं, लेकिन जो तीसरा वायर है वहां से धातु के साथ कनेक्शन करके उसको, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्विच होती है अपने घरों में वो इस प्रकार से होती है। ये तो हो गया तुम्हारा फेस, ये न्यूट्रल, और ये जो होता है ये होता है अर्थिंग। तो इसका संपर्क करके एक वायर कहा जाता है ये पृथ्वी से। समझ में आ रहा है? जैसे हमने मान लीजिए प्रेस लगाया, प्रेस का प्लग लगाया, हमको फेस और इससे 2 वायर जाते हैं, तो हमारा ये जो प्रेस है, इस प्रेस को हम यहाँ से इस वायर से कनेक्शन करके हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। बट अगर इस प्रेस में चूंकि चारों तरफ धातु लगे होते हैं, अगर धातु, चूंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, आवेश गति कर रही है, तो इसके खाली स्थान में या ये धातु भी आवेशित हो जाएगी या इसमें करंट आ जाएगा, आवेशित हो जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि विद्युत में हो जाएगा। तो उस विद्युत के गुण को एक वायर और निकाल के कहाँ जोड़ा जाता है? इसके साथ। जब इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये धातु में जो अतिरिक्त आवेश आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी पर चले जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे, हमको धातु को टच करने में भी झटका नहीं लगेगा। इसलिए इस तीसरे फलक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है फिजिक्स में।
फिजिक्स में क्या, हम भौतिक जीवन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि तो होता है ना। तो जैसे कि आपका हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, इन सब चीज़ों में देखते हैं कि 3 होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं तीनों को? इसीलिए क्योंकि उसमें हम करंट अगर लगे, उसका आवेश जो हो, जो फालतू का आवेश हो, जो हमको क्षति करने वाला हो, वो कहाँ चला जाए? पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चालक है, वो आवेश को ग्रहण आराम से कर लेता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो भू संपर्क समझ में आ गया। भू संपर्क क्या है? भू संपर्क आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जब हम किसी आवेशित, लिखिए उसको, जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक के माध्यम से, जैसे कि हम लोग हैं, उसमें उन्हें जोड़ने वाले चालक के माध्यम से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण अथवा पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो 3 वायर होते हैं दोस्तों, उसको एक बार फिर समझ लीजिए। जो फेस होता है वो लाल कलर का लिया जाता है, जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर का लिया जाता है, और जो अर्थिंग होती है उसको हमेशा ग्रीन कलर में लिया जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? भू संपर्क। अगर समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको फिर बताएंगे। अगला देखते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसको देखिए, आप इंग्लिश शब्द में क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे क्या पता चलता है? लिखिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, उसका उत्तर लिखिए। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, कितना आवेश उस वस्तु पे है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। और सबसे अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप माना जाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, मतलब कि गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। हम इसको आराम से अपने घर में बना के देख सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? देखिए, इसमें जैसे एक कांच का जार होता है, एक कांच का जार बनाइए फटाक से। जैसे मान लीजिए ये एक कांच का जार है, यहाँ पे एक धातु की छड़ हम ले लेते हैं। ये धातु की छड़ है कोई, यहाँ पे हम कोई भी एक मान लेते हैं कांच की छड़ को लाते हैं। कांच की छड़ कैसा होता है? इसमें भाई प्लस आवेश होता है। ठीक है, कांच की छड़ को जब धातु के पास लाएंगे तो इसका धन आवेश इसमें आएगा, और इसके अब यहाँ पे धातु के नीचे इसमें यहाँ पे क्या करते हैं? पत्ती जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं इसमें? गोल्ड लीफ। किसकी पत्ती? लीफ मतलब क्या होता है? पत्ती। तो यहाँ पे हम लोग गोल्ड लीफ जोड़ दिया जाता है। तो ये जो धन आवेश आते हैं ये इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, और इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये टीन की जो पत्तियां लगा दी जाती है। किसकी? टीन की। सुग्राह्यता मतलब क्या होता है भाई? सुग्राह्यता मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत कम आवेश इसको मिला तो भी इसमें डिफ्लेक्शन है, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन मतलब कि कुछ ना कुछ हमको दिखना चाहिए, तब ना हम बता पाएंगे कि ये फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है। तो उसको, उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए टीन का एक पत्ती लगा देते हैं। ये कांच की जार है, यह धातु का छड़। बात समझ में आ गई पूरी कहानी इसकी। अब देखिए, अगर ये कांच का छड़ अधिकतम धन आवेशित है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश यह धातु लेगा, और इस धातु के द्वारा धन आवेश कहां पहुंचेगा? सोने की पंक्ति में। गोल्ड लीफ इसी को बोलते हैं। सोने की पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां होती हैं, सोने की पत्तियां होती हैं ये। तो जैसे ये, चूंकि सोना है, सोना क्या है? सोना एक चालक पदार्थ है। तो जैसे इस पे भी धन आवेश आया, इस पे भी धन आवेश आया,
तो जब धनावेश आएगा तो अब बताइए धन और धन आवेश के बीच कौन सा बल लगता है भाई? सजातीय आवेश हुए तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये फैलेगी। तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये फैलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसमें आवेश आ रहा है, ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अब अगर ज्यादा आवेश आ रहा है तो ज्यादा फैलेगी, कम आवेश आ रहा है तो कम फैलेगी। इससे हमें पता चल जाता है कि किस धातु में कहाँ पे आवेश की मात्रा ज्यादा है और कहाँ पे आवेश की मात्रा कम है, मतलब कहाँ पे विद्युत धारा ज्यादा है, कहाँ पे विद्युत धारा कम है। हम इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी मतलब विद्युत को दर्शाता है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये दर्शाता है, इसीलिए बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, यही चीजें हैं, यह हो गया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्लियर हो गया ये? चलिए इसको हम मिटाते हैं। जब समझ में नहीं आएगा जो भी आपको बताएंगे कमेंट में, तो फिर हम बताएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए इसको हम सोचे कि छूट जाएगा, इसलिए बता देते हैं। अब अगला टॉपिक है, देखो चालकों के आवेशन की विधियां। चालकों के आवेशन की विधियां, हमने आवेश तो पढ़ लिया, आवेश उत्पन्न करना पढ़ लिया और आवेश को मापना पढ़ लिया, भू संपर्कण हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं कि चालकों के आवेशन की विधियां क्या है। आवेशित करने की विधि मतलब कोई भी कंडक्टर चालक है। चालक मतलब कोई जिसमें कि आवेश गति कर सकता है, जिसमें कि उसमें धारा प्रवाहित हो सके, उसे चालक बोलते हैं। तो चालक बोल रहा है, ऐसे कौन कौन से चालक हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, लोहा, सोना, चांदी, जितने भी हैं आप जानते हैं उसको। तो इसकी विधियां क्या क्या है? तो पहला विधियां है, विधियां में से पहला विधि आता है तुम्हारा आपके इसमें प्रेरण द्वारा चालकों का आवेशन या स्थिर विद्युत प्रेरण। याद रखिए, प्रेरण द्वारा लिख लीजिए इसको। आवेशन की विधियां बता रहे हैं, ये वाला टॉपिक। प्रेरण द्वारा आवेशन या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं अपन लोग, स्थिर विद्युत प्रेरण। सो इसमें क्या हो सकते हैं भाई? चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं अपन लोग कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जब किसी आवेशित चालक को समझिए, ध्यान सुनिए, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास, फिर से, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है, विद्युत रोधी मतलब कुचालक के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। समझिए इसको चित्र के द्वारा। दोस्तों चित्र के द्वारा देखते हैं अपन लोग, है ना। इसमें हम चित्र बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये स्टैंड है, एक स्टैंड, 3 हम एक बना दे रहे हैं एक साथ। आप समझिए इसको ध्यान से। यहां पे हमने लिया एक, क्या ये विद्युत रोधी पदार्थ। भाषा मैंने क्या बताया? जब किसी आवेशित चालक के पास कोई विद्युत रोधी पदार्थ लाया जाता है तो उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लिया, ये BC क्या है? ये विद्युत रोधी पदार्थ है। BC क्या है? ये विद्युत रोधी पदार्थ है, BC। अब देखिए यहाँ पे हम एक धन आवेश वाले पदार्थ को लाते हैं, आवेश वाले पदार्थ के A सिरे को लाते हैं। ये कैसे आवेशित है? ये किससे आवेशित है भाई? धन आवेश से आवेशित है। तो यहाँ पे चूंकि ये देखिए ये विद्युत रोधी है, लेकिन है तो पदार्थ। तो पदार्थ में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस सिरे पे आ जाएंगे और सारे प्रोटॉन इस सिरे पे चले जाएंगे।
बात समझ में आ रहा है? मतलब कि क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे ये कंडीशन है चित्र का, ये बी और ये सी, तीनों कंडीशन को आप देखिए, आप समझिएगा तीनों कंडीशन को। पुनः ये तुम्हारा ए वही है, इसमें कितना है, क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, ए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे BC के सी सिरे को कहां कर दिया गया है? पृथ्वी की, मतलब कि अर्थिंग कर दिया गया, इसको अर्थिंग में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या था? माइनस। तो यहाँ का जो प्लस आवेश है वो कहां चला गया? प्लस आवेश कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। तो यहाँ पे कोई आवेश बचा क्या? कोई आवेश नहीं बचा। ये सिरा बी सिरे के पास में है, तो बी सिरे का ऋण आवेश ए सिरे पर जो धन आवेश है, इसमें एक क्या है, एक बल लग रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे रुका रहता है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण यहाँ पे रुक जाता है। अब बाकी इस सिरे पे कोई बल लग नहीं रहा है, अतः ये पृथ्वी में चला जाता है। अब पृथ्वी को हटा, पृथ्वी की इसको यहाँ से हम लोग पृथ्वी की जो किए थे, इसको इस वायर को हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से ए को भी हटा दिया। तो जो इसमें क्या बचेगा? केवल माइनस। तो माइनस पूरे चालक में फैल जाएगा। अब देखिए, इसी को बोलते हैं प्रेरण। पहले क्या था इस चालक में? प्लस और माइनस आवेश था। इसके पास हमने ए लाया धन आवेश, तो इसमें क्या हुआ? माइनस वाला एक साइड, प्लस वाला उसके दूसरे साइड। दूसरे कंडीशन में क्या किया कि हमने इस चालक को भी नहीं हटाएंगे, अगर हटा देंगे तो पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, इसलिए ए को भी यहाँ पे ही रखते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्योंकि ये बंधा हुआ है एक बल के साथ, दूसरा सिरा तो फ्री है, ये कहां चला गया? पृथ्वी में। अब इसमें जब आते हैं हम लोग तीसरे कंडीशन में, तो तीसरे कंडीशन में हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो बचता क्या है BC में? BC एक क्या है? विद्युत विरोधी पदार्थ है। तो इसमें क्या बचता है? माइनस। तो पहले तो क्या था इसमें प्लस के कारण कौन सा इंडक्शन हुआ? माइनस आवेश। यानी कि इसी को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? विद्युत प्रेरण। इसको आप लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? ये होता है विद्युत प्रेरण। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। एक चालक एक आवेश के द्वारा एक विद्युत विरोधी पदार्थ को हम इस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, जहां तक हमको आशा है कि आपसे ये चीजें बन जाएंगी, है ना। अब आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उसका नाम क्या है? आपको समझ में आ गया होगा, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ इसको बोलते हैं। चौथा है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स। देखिए कूलॉम्स लॉ, कूलॉम ने क्या बताया था? हमने देखा था कि जब दो आवेशों उत्पन्न होती हैं, इन आवेशों का उत्पादन हमने देख लिया था, और जब दो आवेश उत्पन्न होते हैं उसमें बल भी लगता है। कितने प्रकार के बल लगते हैं? दो प्रकार के बल लगते हैं, या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अब वह बल कितना लगता है, उसका परिमाण कितना होता है, इस परिमाण का पता अभी तक नहीं चल पाया था। तो उसके लिए कूलॉम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने लिया कि 2 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिंदु। थोड़ा सा राइटिंग मित्रों थोड़ा सा आप समझेंगे, हमारे बातों पर भी ध्यान देंगे। कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम जो बोलते हैं ना उसको आप ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, तो आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश क्या होता है? बात यहाँ पे आ जाती है। बिंदु आवेश लिख लीजिए। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में, जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में
नगण्य होती है, उसे बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश। बिंदु मतलब केवल पॉइंट 4, ये एक बिंदु, दो बिंदु, मतलब इसकी जो बीमा है, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बिंदु कितना होगा, बहुत कम, तो दूरी की तुलना में उसकी बीमाएं बहुत कम होती हैं, उसे हम बोलेंगे बिंदु आवेश। तो पहले उन्होंने कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए माना जाता है, तो अभी इसमें इसकी सीमाएं पूछता है, कूलाम के नियम की सीमाएं पूछता है, तो सबसे बड़ा सीमा तो यही है कि किन आवेशों के लिए लागू होता है, तो किन आवेशों के लिए लागू होगा, बिंदु आवेशों के लिए। तो पहला चीज बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो बिंदु आवेशों के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इस प्रयोग में उन्होंने यह देखा कि क्योंकि इसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, चूंकि तो इसमें अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो उसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो उन्होंने पॉइंट चार्ज को लिए लिया, मान लिया उन्होंने कि ये तुम्हारा यहाँ पे Q1 आवेश रखा है और यहाँ पे Q2 आवेश रखा है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q1, यहाँ पे दूसरा बिंदु आवेश Q2 रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी कितनी है, माना R है। अब आप बताइए अगर ये प्लस होता और ये भी प्लस चार्ज होता तो इस पे कौन सा बल लगता और किधर की ओर लगता, ये एक दूसरे से दूर लगता, प्रतिकर्षित करता तो बल का दिशा किधर होता, इधर होता। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब अगर हम बोल रहे हैं ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस है और क्या है, माइनस है, तब कौन सा बल लगेगा भाई, आकर्षण बल लगेगा। तो इस बल की दिशा किधर किधर है, इस रेखा के अनुदिश ही है, या तो अंदर की ओर है या तो बाहर की ओर है। तो जो कूलाम का नियम था, कूलाम के नियम के द्वारा बल का तो पता चला और कितना बल लगता है उसको भी बताया, लेकिन बल की दिशा किधर हुआ, इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही रहता है। तो समझ में आ गया। तो हम इसको प्लस और माइनस अभी नहीं ले रहे हैं, ये दोनों आवेशों के लिए बल माना जाता है। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इन्होंने नियम दिया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान लेते हैं बल कितना है, F है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों, कौन से दोनों आवेशों को, जो आवेश है यहाँ पे, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे, ठीक है। परिमाण समझिएगा, परिमाण क्या होता है, मैं बताऊंगा परिमाण क्या होता है। तो इसको आप लिखिए इसको, मैं बोल रहा हूं उसको लिखिएगा और बाकी डिराइव करेंगे हम। लिखिए, क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है वो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। ऐसे दोस्तों, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, और ये होता है क्या, पहला क्या था, Q1 इंटू Q2, दूसरा क्या है इसी में 1/r²। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर से समझिएगा, अब इसको समझिए इसके हिसाब से, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। देखिएगा, कूलाम के नियमानुसार, अब इसके आधार पे मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको, जिससे आपको याद करने के लिए आसानी हो जाए। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, देखिए, या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल में है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आकर्षण बल का मान F समानुपाती, एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/, समझ में आ गया। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है सीधे, ये आप लोग जानते हैं। तो अब इन दोनों के यदि हम लोग मिलाएंगे, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों को मिलाने पर
दोनों को मिलाने पर हो जाएगा क्या, F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि जब ये हटेगा समानुपाती चिन्ह तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है, जिसे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K के बारे में जानिए, K एक क्या है, एक समानुपाती नियतांक है यहाँ पे, जिसका मान इसके मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे SI पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है, उस पर आधारित होता है इसके का मान। तो ये होता है आपका बल का मान। K का मान यहाँ पे कितना लिया जाता है, K का मान SI पद्धति में यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, या इसके बाद जहां K एक नियतांक है जिसका मान SI पद्धति में 1/4πε0 होता है। यहाँ ε0 क्या है, इस ε0 को क्या बोलते हैं, विद्युत यहाँ इस ε0 क्या है, विद्युतशीलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, ε0, ठीक है ना, ε0 इसे बोलते हैं वायु या हवा के सापेक्ष। इस ε0 क्या है, विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता है ये, इसका नाम क्या है, इस ε0 क्या, इसको लिख लो पहले, क्या बोलते हैं इसको, ε0 पढ़ते हैं इसको, याद रखिएगा, ε0 इसको पढ़ते हैं। जहां ε0 क्या है, को वायु या हवा के सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, परावैद्युतांक कहते हैं जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻11, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम बताएंगे, इस ε0 यहाँ पे नीचे में आएगा, ठीक है, हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का स्क्वायर। बताएंगे इसको कितना होता है। अब देखिए आगे, यानी कि इसके जगह इक्वेशन 3 लिख दीजिए इसको, तब समीकरण 3 F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बल है चूंकि, तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन। ये क्या हो गया आपका, कूलम्ब के नियम से बल, क्या निकल गया अपने को, कूलम्ब के नियम से बल एक सदिश राशि है, इसलिए ऊपर हमने एक एरो मार्क लगा दिया। तो ये निकल गया कूलम्ब के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगता है, वो निकल गया हमारे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, चूंकि ये ε0 का मान कितना है, 8.80। जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखना पड़ेगा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चूंकि इस ε0 कितना होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, यहाँ 1/4πε0 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 4 पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू इस ε0 का वैल्यू बताइए भाई, 8.85 × 10⁻11। जब इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 9 × 10⁹। याद रखेंगे 9 × 10⁹, चूंकि एक नियतांक है ना, क्या है ये, एक नियतांक। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹।
9 किसका मान 1/4 पाई, इस पहला 0 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। समीकरण इसको डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए 4, इसको डाल दीजिए 5। समीकरण 4 हुआ 5 से, यहां से आप सॉल्व करेंगे इधर, इसके बाद इधर आएंगे। समीकरण 4 हुआ 5 से, ये इसका प्रारूप कैसा हो जाएगा भाई, f इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये आप लिख लेंगे, ये आपकी वैल्यू हो गई न्यूटन। ये न्यूमेरिकल जब हम लोग फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि 1/4 पाई स्क्वायर ln 0 की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। इसको सॉल्व करके आप लोग निकालेंगे तो इतना आएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ध्यान देंगे, याद रखिए उसको, ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू इतनी होती है। पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया न्यूटन का नियम कि नहीं आया, न्यूटन कूलॉम का नियम। देखिए यही है कूलॉम का नियम, और यह बल पूरे इस विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में इस बल का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर ये बल आपसे नहीं बनेगा तो सारी समस्याएं आ जाएंगी समझने में, इसलिए आपको इस बल को केवल डिराइव करना नहीं, ये बल किस प्रकार से लगता है ये समझ में आ गया यहाँ से, ये जरूरी है, ये चीज जरूरी है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया दोस्तों, आप लोगों ने उसको समझ लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे दो टॉपिक मैंने और जोड़ दिया इसमें, एकांक आवेश और कूलॉम के नियम की सीमाएं। एकांक आवेश और कूलॉम के नियम की सीमाएं। एकांक आवेश परीक्षा में आपके क्वेश्चन आता है, कूलॉम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। प्रश्न चाहो तो लिख लीजिए, प्रश्न क्या आता है, कूलॉम के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए या परिभाषित करिए। तो एकांक आवेश कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि F इक्वल टू इतना कूलॉम के नियम से। अब हमको क्या परिभाषा पूछा है, एकांक आवेश। एकांक आवेश मतलब जिसका ऐसा आवेश जिसकी वैल्यू कितना हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, एकांक आवेश कहलाता है। सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, एकांक आवेश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है प्रश्न कि कूलॉम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो हम एकांक आवेश तो बोल दिए परिभाषा, इसका परिमाण एक होता है, लेकिन हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो हम उसको इसके नियम से सहायता से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम ये कर दें, F का मान कितना कर दें, F की वैल्यू को हम कर दें कितना, देखिएगा यहाँ पे, यदि F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ एवं Q1 एवं ये जो दूरी है वो कितना कर दिया जाए, R बराबर 1 मीटर, तथा Q1 और Q2 बराबर हम ले लिए Q, मतलब दोनों का आवेश एक समान है, Q के बराबर है, तब समीकरण कैसा बन जाएगा, सब समीकरण किस रूप में हो जाएगा बताइए। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, F का मान कितना है भाई, इसको रखेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। अब हो जाएगा ये Q1 Q2 मतलब कि क्या, Q1 की जगह पे हम Q लिख सकते हैं, Q2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो Q इंटू Q अपान R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, देखिए ये दोनों साइड से कट जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या, Q स्क्वायर इक्वल टू 1, Q स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए Q का मान एक आ गया, Q का मान एक आ गया, लेकिन कैसे आया उसको लिखना है, तो यहां से परिभाषा बनेगा आपका, यहां से परिभाषा क्या बनेगा भाई बताइए समझ के। देखिए कैसे लिखेंगे, यदि समान परिमाण के, मतलब Q1 Q2 दोनों का मान क्या है, एक समान है। यदि समान परिमाण के दो आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, चूंकि ये समान आवेश है तो कैसा बल लगाएगा,
कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप लोग, समझिए, यदि समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण हमने क्यों बोला भाई? क्योंकि सब बराबर हैं, तो ये Q1 Q2 दोनों क्योंकि बराबर है। समान परिमाण के दो आवेश कहाँ रखे हैं? ये किसके लिए वाला आया था? वायु निर्वात के लिए था। यदि, फिर से एक बार बोलते हैं पूरा, यदि समान परिमाण के दो आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पे यदि 9 गुणे 10⁹ बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश करते हैं। फिर से एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये चीजें। देखिए कब एक आया, ये हमने ये प्रोसेस किया ना, तब नहीं इसका मान एक आया, क्यों का मान। तो हम इसी से परिभाषा बनाएंगे। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जैसे, देखो सब एक जैसे हैं, यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे वायु या निर्वात में एक दूसरे से 8 दूरी पर रखने पर यदि वे दोनों आवेश 9 गुणे 10⁹ बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश करते हैं। तो क्लियर, ये एकांक आवेश की परिभाषा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, यहां पे जान लीजिए, लिख भी लीजिए। आवेश का मात्रक कूलाम है। इसे C, कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से दोस्तों, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। और लास्ट टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमाएं, इसको आप बता सकते हैं। कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है? पहली बात तो ये कि यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, तो पहला इसकी सीमा हो जाएगी क्या? यह बिंदु आवेशों के लिए, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए सत्य है। ये गति करता रहेगा, अगर दो आवेश गति करते रहेंगे तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह निष्कर्ष अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है ना? मतलब कि यदि दूरियों के लिए सत्य नहीं है सीधे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये आपको आ गया कूलाम का नियम कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब कोई डाउट अगर आपको हो इसमें से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं कैसा बना रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज हमें कमेंट करें और बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है। हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर ऐसी दिक्कत है, जो भी है तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए घर में, इसके न्यूमेरिकल्स लगाने का प्रयास करिएगा, जैसा भी होगा। बाकी हम अगले क्लास में इसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।